दुनिया में सबसे बड़ा धोखा जानते हो कौन सा है? गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया या फिर क्लोज फ्रेंड ने धोखा दिया? यह सबसे बड़ा धोखा नहीं है। अपने आप को धोखा देना, यह सबसे बड़ा धोखा है। इसमें तो देखो, स्टूडेंट्स का एग्जांपल लीजिए आप, यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं। देखो, दोस्तों को बेशक कुछ भी कह लें कि पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन अंदर से पता होता है क्या वो बेस्ट दे पा रहे हैं एग्जाम के लिए या नहीं दे पा रहे हैं। पीवाईक्यू लगा के समझ में आ जाता है कि अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है। समझ रहे हो? खुद को ये बोलना अभी तो बहुत टाइम बचा है, लेकिन जबकि टाइम बहुत कम है एग्जाम होने में, मई यूं ही आ जाएगा, तो ये क्या है? ये सेल्फ डिसेप्शन है। सेल्फ डिसेप्शन के देखो और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कोई पर्सन दूसरों के साथ लड़ता है, झगड़ता है, बहुत गुस्सा करता है, लेकिन अंत में उन्हीं को दोष देता है और बोलता है कि तुम्हारी गलती है। कई बार हम हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हेल्थ खराब होती है फिर भी खुद को बोल देते हैं अरे सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हेल्थ पे रेलेवेंट एक्शंस नहीं लेते। ये क्या है? ये भी एग्जांपल है सेल्फ डिसेप्शन का। सेल्फ डिसेप्शन को हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग की सहायता से, अवेयरनेस की सहायता से। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं कि जो हम कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या इससे कोई फायदा होगा? इससे अच्छा तो यह है ना, रियलिटी को स्वीकार करें और उसके बाद उस पर एक्शन लें। ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करके हम खुद को धोखा देने से बच सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके माइंड में कोई एग्जांपल याद आ रहा हो सेल्फ डिसेप्शन का, कभी आपने अपने आप को धोखा दिया हो तो आप बताइए। डेट आज की देखो 27 दिसंबर है और हिंदू में आज रेलेवेंट आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन 3 टॉपिक्स हम निपटा देंगे। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, मेरा मकसद देखो ये है, आप मेंस का एग्जाम दोगे ना, तब तक आपके सारे मेंस के जो इश्यूज है ना वो कवर हों। न्यूज़पेपर में मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हिंदू पे डिपेंड करेंगे, हिंदू में आए तो आए, नहीं तो नहीं। नहीं, मेरा मकसद सिर्फ ये है मेंस के सभी करंट इश्यूज को कवर करवाना। उसके लिए चाहे कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन, चाहे कुछ भी देखना पड़े। कई बार आपने देखा भी होगा कि 3-4 दिन पुराना इशू भी मैं कवर कर लेता हूं। क्यों कर लेता हूं? क्योंकि मेरा मकसद ही ये है कि आपका करंट इशू छूटना नहीं चाहिए एग्जाम के लिए। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक तो देखो इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का साउथ एशिया से संबंधित, एक फिनटेक से संबंधित, और सबसे लास्ट में हमारे देश में स्पोर्ट्स गवर्नेंस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का है, क्या इंडिया साउथ एशिया लूज कर रहा है? आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया के आस पड़ोस में इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी नेगेटिव होता है ना, जैसे मालदीव में सत्ता चेंज हुई, नए राष्ट्रपति बने, उन्होंने इंडिया को बोल दिया कि आप अपने मिलिट्री पर्सनल यहां से लेकर जाइए। इस प्रकार के इवेंट्स, एंटी इंडिया इवेंट्स जब भी इंडिया के पड़ोसी देशों में होते हैं तो ये डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि साउथ एशिया इंडिया के हाथों से निकल रहा है, साउथ एशिया में इंडिया का दबदबा कम हो रहा है। राइटर कहते हैं देखो, इस प्रकार के जो डिबेट्स हैं ना वो सेंटिमेंटल डिबेट्स हैं और ग्राउंड रियलिटी से दूर हैं। क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को ये लगता है अगर हमारे नेबर्स, फॉर एग्जांपल मालदीव, नेपाल, ये अगर इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं तो इसमें इंडिया की गलती है, ये इंडिया का फॉल्ट है। इंडिया उन्हें अपने साथ जोड़ के नहीं रख सका, वो चाइना के इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं। राइटर कहते हैं ऐसा नहीं है। देखो, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं ना, उनमें इंटरनल चैलेंजेस हैं, रीजनल चैलेंजेस हैं, डीपली स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। आप बोलोगे क्या सर ये भारी भरकम वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए, मतलब तो बताओ। मैं आपको एक एक का एग्जाम्पल बताता हूं। स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है पड़ोसी देशों के साथ में? स्ट्रक्चरल इश्यूज देखो ये हैं, अब साउथ एशिया में इंडिया इतना बड़ा देश, ज्योग्राफी इतनी वास्ट, पड़ोसी देश बिल्कुल छोटे छोटे, इंडिया की इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा, तो हमारे पड़ोसी देश जो है ना वो थोड़े इंफीरियर फील करते हैं। उनको डर लगता है कि यार इंडिया कहीं इकोनॉमी को खा ना जाए, कहीं बॉर्डर पे कुछ एरियाज को अपने में ना मिला ले, इंडिया कहीं हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को खराब ना कर दे। ये डर लगता है हमारे पड़ोसी देशों को। तो ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। स्ट्रक्चर ही ऐसा है साउथ एशिया का कि इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली डर पैदा होता है छोटे छोटे पड़ोसी देशों में। अब इसके बाद इंटरनल चैलेंजेस की बात कीजिए। देखो, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं ना, तो जाहिर तौर पे हमारे पड़ोसी देशों में डिसेंट आएगा ही आएगा, उनको डर लगेगा ही लगेगा।
अगर हमारे देश में, हमारे देश की पॉलिटिक्स में अखंड भारत की बात होती है तो। इसके अलावा जब तमिल इश्यूज को भारत सरकार उठाती है श्रीलंका के सामने, तो श्रीलंका में फिर नाराजगी आएगी ही आएगी। उनको लगेगा कि इंडिया हमारे मामलों में इंटरफेयर कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है रीजनल चैलेंजेस। रीजनल चैलेंजेस जैसे देखो, चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है साउथ एशिया में, हमारे पड़ोसी देशों में, तो वो चाइना कार्ड प्ले करते हैं। उनको पता है दो एक्टर्स हमें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ चाइना है, तो वो दोनों से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इंडिया से भी चाइना से भी। चाइना को डर दिखाते हैं हम इंडिया की साइड चले जाएंगे, आप हमें इन्वेस्ट कीजिए, हमारे देश में फायदा पहुंचाइए। इंडिया को डर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम चाइना की साइड चले जाएंगे, आप हमारे यहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमें फायदा पहुंचाइए, पैसे दीजिए, ग्रांट दीजिए। सबसे लास्ट में है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब देखो ये है, पास्ट में ना साउथ एशिया में यूएस और यूएसएसआर जैसे कंट्रीज के बीच में राइवलरी देखने को मिली है साउथ एशिया में अपना दबदबा इस्टेब्लिश करने के लिए। यूएसए ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को और यूएसएसआर के साथ इंडिया की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई। तो साउथ एशिया में भी वो देश जो यूएसएसआर को पसंद करते थे वो इंडिया की साइड आए, जो यूएसए को पसंद करते थे वो यूएसए की साइड गए। तो ये वो रीजन्स हैं। अब आपको एग्जाम्पल्स की सहायता से मैंने बताया सब कुछ कि इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रीजनल चैलेंजेस हैं, डीपली स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से इंडिया के रिश्ते कई बार पड़ोसी देशों के साथ अच्छे नहीं होते। राइटर एक बात ये कहते हैं, देखो हमें ना ब्रिटिश राज वाले इल्यूजन से ऊपर उठना होगा। जब ब्रिटिशर्स का रूल था ना, उन्होंने क्या किया, पूरे साउथ एशिया को एकजुट किया। साउथ एशिया को एकजुट किया। उस समय जो ये पड़ोसी देश थे ना, फॉर एग्जाम्पल बर्मा, श्रीलंका, ये सब ना ब्रिटिश इंडिया के प्रोटेक्टोरेट हुआ करते थे। प्रोटेक्टोरेट समझते हो? जैसे आज़ादी के बाद भूटान इंडिया का प्रोटेक्टोरेट था। भूटान की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, ये सब इंडिया को देखना था। इवन 1975 में हमने सिक्किम को इंटीग्रेट किया, उससे पहले सिक्किम इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। सिक्किम के डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ये सब इंडिया ही देखता था। तो उसी प्रकार से आज़ादी से पहले श्रीलंका, बर्मा, ये सब ना ब्रिटिश इंडिया के ही प्रोटेक्टोरेट या फिर बफर स्टेट हुआ करते थे। अब देखो, लेकिन आज के समय में हालात जो है ना वो चेंज हो चुके हैं। ब्रिटिश इंडिया की जैसे ग्रिप थी ना साउथ एशिया पर, वैसी ग्रिप देखो आज के समय में भारत की नहीं हो सकती। आज के समय में श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, ये सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, सोवरेन कंट्रीज हैं ये। और उससे भी ज्यादा जो पार्टीशंस हुए ना साउथ एशिया में विभिन्न देशों के, वो पार्टीशंस देखो कई बार धर्म के नाम पे हुए, बहुत खून खराबा हुआ बंटवारों के दौरान। तो ना वो जो यादें हैं ना पार्टीशन की, वो आज भी ताजा है। वो पूरी तरह से इन देशों के द्वारा भुलाई नहीं गई हैं। कितनी ही चिकनी चुपड़े बातें की जाएं कि रीजनल कोऑपरेशन करो, मिलके काम करेंगे, फायदा होगा, हमारी तो सिविलाइजेशन भी सेम है, हिस्ट्री भी सेम है, लेकिन देखो ये सब चीजें ना ओवरकम नहीं कर पाती पार्टीशन की कड़वाहट को। पार्टीशन की कड़वाहट ज्यादा मजबूत है। आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए। पाकिस्तान कश्मीर के क्वेश्चन को आज भी पार्टीशन का एक अधूरा एजेंडा मानता है। पाकिस्तान के हालात कितने ही खराब हों, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कश्मीर के इशू को नहीं छोड़ना चाहता। जबकि देखो सार्क में अगर पाकिस्तान कोऑपरेट करे, इंडिया के साथ ट्रेड करे, तो जबरदस्त पाकिस्तान को फायदा होगा, लेकिन वो फायदा देख ही नहीं रहा है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि पार्टीशन के दौरान कश्मीर हमारे पास आना चाहिए था, जो नहीं आया, उसी सोच के सारे वो आज भी जी रहा है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, चलो देखो पॉलिटिकल पार्टीशन तो हुआ साउथ एशिया के विभिन्न देशों के बीच 1940s में, लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक पार्टीशन भी हो गया। इकोनॉमिक पार्टीशन का मतलब ये है, जैसे इंडिया ने, पाकिस्तान ने कौन सा इकोनॉमिक मॉडल अपनाया शुरुआती सालों में आज़ादी के बाद? अटॉर्की। अटॉर्की में क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाता है। जैसे इंडिया को जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है ना सर्वाइव करने के लिए, वो सब इंडिया खुद प्रोड्यूस करेगा, दूसरों देशों के साथ ट्रेड कम से कम करेगा, दूसरे देशों के ऊपर इंडिया डिपेंडेंसी कम से कम रखेगा। ये सब होता है अटॉर्की में। तो ये इकोनॉमिक मॉडल जब अपनाया साउथ एशिया में विभिन्न देशों के द्वारा, तो ट्रेड तो आपस में होगा ही नहीं ना, ट्रेड तो ना के बराबर होने लगा। हालांकि 1990s के बाद एलपीजी रिफॉर्म आया हमारे देश में,
पड़ोसी देशों के साथ ट्रेड ज्यादा होने लगा। लेकिन पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है। पाकिस्तान अभी भी इंडिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो बोली हैं कि ट्रेड से फायदा होगा, वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के हक में है, लेकिन वहां की आर्मी अलाउ नहीं करती। तो नवाज शरीफ अगर चाहेंगे भी इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करें, वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर इसे अलाउ करेंगे नहीं करेंगे वो भविष्य के गर्भ में है। तो राइटर का पॉइंट देखो ये है, ब्रिटिश इंडिया के समय जो ब्रिटिश इंडिया चाहता था वो पॉलिसीज, वो बातें मनवा लेता था अपने पड़ोसी देशों से। लेकिन आज इंडिया ना तो पड़ोसी देशों को धमका सकता है और ना ही मीठी मीठी बातें बोल के कि हमारी हिस्ट्री सेम है, सिविलाइजेशन सेम है, तो मीठी मीठी बातें करके भी नहीं उनको कन्विंस करवा पाता बहुत बार, क्योंकि वो अलग कंट्रीज हैं। ये सच्चाई हमें स्वीकार करनी होगी। एक बेहतरीन एग्जाम्पल राइटर देते हैं इसके बाद। देखो ना, इंडिया को यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना था, लॉजिस्टिक्स पैक्ट, लिमोआ एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया और यूएस एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को आपस में शेयर कर सकें। अब देखो ये एग्रीमेंट यूएसए के साथ करने में ना हमने 10 साल लगा लिए। खूब सोचा समझा, डर भी था हमारे मन में। जब इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश, इतनी मजबूत डेमोक्रेसी, वो यूएसए के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करने में हिचकिचा रहा था, तो हमारे पड़ोसी देश मालदीव जैसे छोटे छोटे देश, वो देखो इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट करने में क्यों नहीं घबराएंगे। एक प्रैक्टिकल चीज है। आप देखो इस चीज को मानिए या ना मानिए, हमारे पड़ोसी देशों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंडिया का जो इशू है ना वो हावी रहता है। हमारे पड़ोसी देशों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो एंटी इंडिया स्टैंड लेती हैं वोट हासिल करने के लिए, इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करती हैं वोट हासिल करने के लिए। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पड़ोसी देशों में ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि इंडिया हमारा साथ दे, इंडिया हमारे पक्ष में स्टैंड ले, हमारी मदद करे इलेक्शन जीतने के लिए। तो इंडिया फंस जाता है। फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन जीत जाती हैं तो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं। तो जो एंटी इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज हैं फिर वो ये आरोप लगाने लगती हैं कि आपने इंडिया के साथ मिलकर हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कई बार तो ऐसा होता है कि सेम पार्टी सेम लीडर अलग अलग समय पे 2 अलग अलग पोजीशंस ले लेते हैं। जैसे इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बात बोल दी थी मोदी का जो यार है वो गद्दार है। हालांकि बाद में 1 साल बाद 2019 में इमरान खान ने ये भी बोला कि मोदी अगर इलेक्शन जीतते हैं तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, कश्मीर इशू सुलझाने के लिए मोदी बेस्ट बैट हैं। तो मतलब सेम लीडर अलग अलग पोजीशंस। हालांकि बाद में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई, पुलवामा टेरर अटैक हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ रिलेशंस तो बहुत खराब हैं उसके बाद से। लास्ट पॉइंट देखो ये है, अब देखो इंडिया को ना इस रियलिटी को स्वीकार करना ही होगा। चाइना जो कई सारे हमारे पड़ोसी देशों का भी पड़ोसी देश है, अब चाइना का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना साउथ एशिया में इंक्रीज होगा आने वाले समय में। वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर है। आप इसको साउथ एशिया में और ज्यादा पावरफुल होने से रोक नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर है लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलके आप इस चीज को मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे जापान, यूएसए जैसे देशों के साथ मिलके चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को आप काउंटर कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक। और देखो ऐसा नहीं है कि चाइना एकमात्र देश है जो साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। और बहुत सारे कंट्रीज जैसे देखो कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई मिडिल पावर्स हैं, ये भी धीरे धीरे इकोनॉमिकली मजबूत हो रहे हैं। इन देशों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो ये देश भी साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं साउथ एशिया के कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करके। लास्ट में 2 पॉइंट्स आते हैं। आज के समय में देखो साउथ एशिया में ना 2 फ्रंटियर ऐसे हैं जहां पे स्ट्रेस है। एक तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे टेंशंस रहती हैं। पाकिस्तान का दाव तालिबान को सपोर्ट करने का बिल्कुल उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लगता है ना वहां पे टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बलूचिस्तान में काफी स्ट्रेस है, टेंशंस हैं आजादी को लेके। और दूसरा देखो हमारे ईस्ट में म्यांमार में आज के समय में काफी स्ट्रेस है। बहुत सारी मिलिट्री आउटपोस्ट पर कब्जा कर लिया रिबल ग्रुप्स ने।
वहां पर मिलिट्री का कब्जा है और रिबल ग्रुप्स ने भी हथियार उठा रखे हैं। वो मिलिट्री के रूल को खत्म करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है, देखो रीजन्स ना स्टेटिक नहीं रहते, समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। 20वीं शताब्दी में जैसा साउथ एशिया था ना, आज वैसा साउथ एशिया नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग है, इकोनॉमिक ओरिएंटेशन अलग है। तो इन बदलती रियलिटीज में क्वेश्चन देखो ये नहीं है कि इंडिया साउथ एशिया को लूज कर रहा है, क्वेश्चन बल्कि ये है इस बदलते रीजन में कैसे इंडिया सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है कि इंडिया की जो पकड़ है वो बरकरार रहे। इंडिया के पास देखो इनफ कैपेबिलिटीज है कि इंडिया साउथ एशिया में अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर सके और अपने पड़ोसी देशों में इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड कर सके। लेकिन देखो ये इंडिया तभी कर सकता है जब इंडिया पुराने साउथ एशिया की सोच को छोड़ दे। पुराना साउथ एशिया अलग था, आज का साउथ एशिया अलग है। नए साउथ एशिया के साथ इंडिया को स्टेप्स लेने होंगे, अपने एक्शंस लेने होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सी राजा मोहन का। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में स्पोर्ट्स गवर्नेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शंस हुए और पुराने जो चीफ थे ना ब्रजभूषण शर्मा, इन्हीं के कोई करीबी फिर से चेयरमैन बन गए, जिसको लेके रेसलर साक्षी मलिक ने यह कहा कि मैं रेसलिंग छोड़ रही हूं और बजरंग पूनिया ने अपना अवार्ड वापस कर दिया। तो उसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया और फिलहाल के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कहा कि आप रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज कीजिए तब तक जब तक कि नया इलेक्शन नहीं हो जाता रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। तो ये तो देखो कंटेक्स्ट है। हमारे देश में ना मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। ये जो मिनिस्ट्री है ना, ये स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है कई सारी स्पोर्टिंग एसोसिएशंस के थ्रू एंड फेडरेशंस के थ्रू। ये सारी जो स्पोर्टिंग फेडरेशंस और एसोसिएशंस है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती हैं। एक फिर है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स का काम क्या है? इस डिपार्टमेंट का काम है पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करना अलग अलग फेडरेशन और एसोसिएशंस के लिए। फॉर एग्जांपल टेनिस फेडरेशन है, फुटबॉल एसोसिएशन है, इन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित करना, कौन सदस्य बन सकता है इन स्पोर्ट्स फेडरेशंस का, कौन नहीं बन सकता है। इवन डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ही ये तय करता है कि कौन सी फेडरेशन को कितना फंड मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ही ये तय करता है किस फेडरेशन को हम मान्यता देंगे। फॉर एग्जांपल देखो फुटबॉल की तो बहुत सारी फेडरेशन या एसोसिएशन हो सकती हैं, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स तय करता है कि किसको हमें मान्यता देनी है और जिसको मान्यता दी जाती है फिर उसी को फर्दर फंड भी दिया जाता है। इसके अलावा देखो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स का ही काम है कि हमारी जो स्पोर्ट्स टीम है वो विदेश में टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं और फॉरेन स्पोर्ट्स की टीम इंडिया में आती हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के लिए। इसकी देखरेख भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा की जाती है। फिर एक और बॉडी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है? देखो ये ऑटोनोमस बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है। इस बॉडी का काम है टैलेंट खोजना, जैसे कौन अच्छा भाला फेंक सकता है नीरज चोपड़ा की तरह, कौन अच्छा भाग सकता है। तो ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट को खोजने का काम करती है ये बॉडी और टैलेंट खोज के उनको ट्रेन किया जाता है, नेशनल टीम के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा ये बॉडी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी स्कीम्स है ना, उनका इंप्लीमेंटेशन का जिम्मा भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होता है। जैसे ग्रास रूट लेवल पे खेलो इंडिया और कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, तो जिम्मा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया जा सकता है। अब एक और बॉडी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये ऑटोनोमस बॉडी है। ये भी देखो इंडिया ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में या फिर दूसरे इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता है। तो इन सभी इवेंट्स में इंडिया के पार्टिसिपेशन को ओवरसी करती है ये बॉडी। ओवरसी का मतलब इंडिया का इन इवेंट्स में पार्टिसिपेशन अच्छे से हो, वो सारा देखरेख का काम इसी बॉडी का है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब देखो चैलेंजेस की बात करते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। हमारे देश में ना कोई स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स लॉज नहीं है और
स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बॉडीज जो है ना, जैसे देखो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसको सस्पेंड किया गया है, बैडमिंटन एसोसिएशन है, ये सब ना ओपेक ढंग से काम करती हैं। ओपेक ढंग से मतलब कैसे नेशनल टीम के लिए रेसलर्स का चुनाव किया गया, सब कुछ ओपेक ढंग से चलता है, प्रॉपर प्रोसीजर्स के हिसाब से नहीं चलता है, ट्रांसपेरेंसी कम है, तो कई बार फेवरेटिज्म नेपोटिज्म काफी ज्यादा चलता है। एग्जिस्टिंग जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ज्यादा एम्बिगुअस हैं। अलग अलग एसोसिएशंस, मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स के एसोसिएशंस जो है वहां पे इलेक्शन अलग ढंग से होते हैं। एक कॉमन कोहेरेंस होना चाहिए ना कि सभी फेडरेशंस में इलेक्शन एक ही प्रकार के तरीके से होगा, हर प्रकार के एसोसिएशन और फेडरेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, नहीं, ऐसा कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इवन देखो फेडरेशंस की जुरिडिक्शन को लेके भी ग्रास रूट लेवल पे काफी डाउट रहता है कि क्या क्या चीजें इन फेडरेशंस और एसोसिएशंस के दायरे में आती है, क्या नहीं आती हैं। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी। इसका मतलब देखो ये है, हमारे देश में ना अलग अलग लेवल्स पे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस या फिर प्राइवेट सेक्टर सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोचिंग एकेडमीज। इसका सिंपल एग्जांपल ये है, देखो समग्र शिक्षा अभियान और फिट इंडिया मूवमेंट दोनों ऐसी स्कीम्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट स्कूल्स को ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं, बट स्कूल्स कंफ्यूज हैं, हमें किसको रिपोर्ट करना है, क्या हमें दोनों स्कीम से मिलेगा, हम कौन से स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो ये डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए ना। नेक्स्ट है करप्शन। करप्शन तो देखो हद है, ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं है। वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें फाइनेंशियल करप्शन का स्कैंडल सामने आया था, और इस स्कैंडल में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दोनों इन्वॉल्व थे। 2012 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। क्यों? क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में ऐसे मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस पेंडिंग थे। ड्रग यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ड्रग यूजेस के मामले में ना इंडिया 2019 में तीसरे नंबर पे था। 152 इंडियन स्पोर्ट्स पर्संस ऐसे 2019 में जिन्होंने एंटी डोपिंग रूल्स का वायलेशन किया। पहले नंबर पे रशिया, दूसरे नंबर पे इटली। नेक्स्ट है लेस पुश फॉर अदर स्पोर्ट्स। खो खो, कबड्डी, रेसलिंग, जिम्नास्टिक्स, ऐसे गेम्स को तवज्जो नहीं दी जा रही है। ज्यादा तवज्जो किसको दी जा रही है? क्रिकेट को। इसके रीजंस देखो और भी हैं, जैसे करियर इनसिक्योरिटी। क्रिकेट में ज्यादा करियर सिक्योर लगता है स्पोर्ट्स पर्सन्स को, इसलिए वो क्रिकेट में ज्यादा जाते हैं। अपब्रिंगिंग भी कुछ कुछ ऐसी होती है कि आप क्रिकेट खेलिए, इस गेम में ग्लैमर है, और दूसरे जो गेम्स हैं उसके प्रति पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करते। ये कुछ स्कीम सरकार ने लॉन्च की हैं, खेलो इंडिया प्रोग्राम, फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, ये नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मणिपुर में आई है। उसके बाद टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स को आइडेंटिफाई किया जाए जिनमें मेडल जीतने की क्षमता है, चांसेस हैं, तो उनको अलग तरह से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो मेडल जीत कर आए। स्पेशल एरिया गेम स्कीम है, ट्राइबल एरियाज और रूरल एरियाज में एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम है। वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए? देखो स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए ना हमारे देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून होना चाहिए ताकि ये जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस या फेडरेशंस है ना, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करे, ना कि विम्स एंड फैंसीज से। और एथलीट्स को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए। वो प्लेयर्स जो पहले खुद खेल चुके हैं, जैसे टेबल टेनिस की एसोसिएशन है, फॉर्मर टेबल टेनिस प्लेयर को इन्वॉल्व किया जाएगा गवर्नेंस में तो ज्यादा अच्छा होगा। उसको पता है टेबल टेनिस के प्लेयर्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे देखो एक सजेशन ये है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे एथलीट्स कमीशन बनाए जाएं, और एथलीट्स कमीशन में ना एथलीट्स की रिप्रेजेंटेशन हो, एक्टिवली वो इन्वॉल्व हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इसके अलावा एक कंप्लीट ऑटोनोमस डेडिकेटेड बॉडी बनाई जाए जो हमारे देश में सभी स्पोर्ट्स फेडरेशंस की फंक्शनिंग को रेगुलेट करे। कई बार देखो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ध्यान नहीं दे पाता, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर एक डेडिकेटेड बॉडी होगी जिसका काम ही होगा सिर्फ और सिर्फ आपको अलग अलग फेडरेशंस और एसोसिएशंस की वर्किंग को ओवरसाइट करना है, तो फिर वो बॉडी शायद अच्छे से काम कर सकेगी। ऐसा सजेशन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, देखो अभी ना
जो एथलीट्स हैं उनको तो ट्रेनिंग दी ही जाती है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन ना स्पोर्ट्स फेडरेशंस में जो नॉन एथलीट्स हैं ना, जो गवर्नेंस के काम में लगे होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाए। ये ग्रास रूट लेवल पे रिफॉर्म आना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो स्पोर्ट्स बॉडीज है ना, उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का। इस बॉडी ने अच्छा काम किया। इन्होंने ना अपना वर्किंग कैलेंडर बहुत बढ़िया ढंग से डिसाइड किया और पब्लिकली रिलीज कर दिया। उसके बाद जितने भी रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं ना, उनका डिटेल्ड डेटाबेस इन्होंने पब्लिक में रख दिया। तो इस प्रकार के काम बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशन क्यों नहीं कर सकते? इसके बाद नेक्स्ट है जेंडर पैरिटी इन स्पोर्ट्स। जेंडर पैरिटी होनी चाहिए। वुमेन एथलीट्स को, वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन को भी उतना ही पे मिले जितना मेन को मिलता है। ऐसा ना हो कि जैसे चक दे इंडिया मूवी में दिखाया था, वुमेन हॉकी टीम को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड हुआ था, मैन हॉकी टीम को हुआ था। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जेंडर पैरिटी होनी चाहिए स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स अवेयरनेस। देखो, स्पोर्ट्स को एज ए करियर चूज कर सकें छोटे बच्चे, उसके लिए अवेयरनेस आनी चाहिए। और सरकार ना ये भी ख्याल रखे कि जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे नहीं जा पाते हैं, कम से कम उनका करियर तो बन जाए स्पोर्ट्स में। करियर बनने का मतलब देखो ये नहीं है कि वो मेडल जीते तो जीते, बाकी फिर कमाने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम वो इनफ अपना जीवन याचिका कमा सकें, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोचिंग का काम या फिर स्पोर्ट्स फेडरेशन में कुछ काम जो भी हो, मतलब जिन्होंने स्पोर्ट्स को अपना करियर चूज किया है तो उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। लास्ट में राइटर बोलते हैं, अगर देखो ट्रस्ट पैदा करना है ना, तो इमीडिएट करेक्टिव एक्शन लेने होंगे, तभी स्पोर्ट्स पर्संस का ट्रस्ट जगेगा, तभी जनता का ट्रस्ट जगेगा, तभी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस की गवर्नेंस जो है हमारे देश में इंप्रूव होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब देखो आखिरी जो आर्टिकल है वो हमारे देश में फिनटेक सेक्टर से संबंधित है। अभी ना आरबीआई ने कुछ डायरेक्शंस जारी की बैंक्स और एनबीएफसीज को। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं क्या गाइडलाइंस आरबीआई ने जारी की है। जैसे देखो एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए आपके पास ना एक पिगी बैंक है। उस पिगी बैंक से आप लोन देते हो अपने दोस्तों को। तो पहले ना आपके पिगी बैंक में मान लीजिए 100 रुपए थे, तो 100 रुपए आपके पिगी बैंक में है और 100 रुपए का ही आप लोन दे सकते थे अपने दोस्तों को। लेकिन ना अब आपके पापा ने आपको बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपके पिगी बैंक में जब 125 रुपए होंगे तभी आप 100 रुपए का लोन दे सकते हो। पूरे का पूरा लोन नहीं देना। 125 रुपए जब इकट्ठे होंगे तो उसमें से 100 निकाल के लोन दे दो आप। सेम चीज आरबीआई ने बैंकों को और एनबीएफसी को बोली है कि आप जितने पैसे हैं सारे का सारा लोन मत दीजिए। आपके पास फॉर एग्जांपल डिपॉजिट 1250 करोड़ का है, तो उसमें से आप 1000 करोड़ रुपए लोन के लिए दे सकते हो। अब इसका नुकसान ये होगा, जो ये फिनटेक कंपनीज है ना, ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगी बोरोअर्स के लिए। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगी तो बोरोअर्स को लोन लेना महंगा हो जाएगा। इवन बैंक्स को और एनबीएफसीज को मार्केट से भी लोन उठाना पड़ सकता है आरबीआई के इस रूल के बाद में। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि फिनटेक्स होती क्या है। फिनटेक में देखो 2 वर्ड्स हैं, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी। 2 वर्ड से मिलकर बना है फिनटेक। मतलब वो बिजनेसेस जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑटोमेट करने के लिए या फिर फाइनेंशियल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए। सबसे बढ़िया एग्जांपल है पेटीएम। पेटीएम किस प्रकार से देखो टेक्नोलॉजी की सहायता से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। भारत पे है और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब एग्जांपल है किसके? फिनटेक के। फिनटेक में ये सारी चीजें आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए। जैसे लेंडिंग है, क्रेड है, क्रेड पर्सनल लोन, बिजनेस लोन ये सब देता है। क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी है ना क्रेड, पहले तो बहुत ऐड आया करते थे इसके। इंश्योरेंस है, जैसे एको है, एको के बहुत ऐड आते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। इन्वेस्टमेंट जैसे ग्रो है, यूट्यूब पे इनकी ऐड आती रहती है, ग्रो, अपस्टॉक, जीरोधा। ये डिजिटल इन्वेस्टमेंट करवाती हैं। मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना टेक्नोलॉजी की सहायता से, फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑटोमेट करना। इसके बाद देखो आप फिनटेक के इंडिया में सिग्निफिकेंस देख लीजिए।
पूरे वर्ल्ड में जितनी फिनटेक कंपनीज है ना, तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंडिया में ही हैं। मोर देन 9,000 फिनटेक्स हैं हमारे देश में। और इंडिया के स्टार्टअप्स को जितनी फंडिंग मिली है ना, 14% शेयर तो इन्हीं फिनटेक्स का है। नेक्स्ट है एडोप्शन रेट, मतलब फिनटेक कंपनीज की सर्विसेज को यूज करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल एवरेज है 64%, बट हमारे देश में फिनटेक कंपनीज का जो एडोप्शन रेट है वो 87% है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस, देखो हमारे देश में जितनी डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, 70% तो 2022 में इन्हीं फिनटेक कंपनीज के थ्रू हुई हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं फिनटेक कंपनीज। 10 मिलियन से ज़्यादा लोग और छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिन्होंने सेविंग अकाउंट्स को एक्सेस किया, इंश्योरेंस को एक्सेस किया, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सेस किया, मोबाइल बेस्ड सर्विसेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म से। एडल्ट पॉपुलेशन जिनके पास में बैंक अकाउंट है, अब इनकी संख्या 53% से बढ़ के 78% हो चुकी है। लैंडिंग प्रोसेस डेमोक्रेटाइज हो गई है। आज के समय में देखो पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी इमर्ज होके आ रहे हैं। जैसे 2 पर्सन्स है, महेश सुरेश, महेश को लोन देना है, सुरेश को लेना है, आपस में वो लोन ले दे सकते हैं। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं। तो लैंडिंग जो प्रोसेसेस है ना वो भी डेमोक्रेटाइज हो गई हैं। नेक्स्ट, राइज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इन फिनटेक्स की वजह से लोग अब स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे हैं। अब देखो सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं फिनटेक्स को सपोर्ट करने के लिए। सरकार ने जैम ट्रिनिटी पे काफ़ी फोकस किया है। जैम मतलब जन धन योजना, आधार, मोबाइल कनेक्टिविटी। इन 3 चीज़ों ने तो एक प्रकार से रेवोल्यूशन सा ला दिया है। फोन पे हम कितना कुछ ऑर्डर कर पाते हैं आज के समय में, सरकार की स्कीम्स का लाभ फोन पे मिल जाता है। सीधा मोबाइल फोन में खाते में पैसे आ गए इसका मैसेज आ जाता है। बहुत सारा फायदा है। इंडिया स्टैक, इंडिया स्टैक मतलब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं। अब जैसे देखो एग्जांपल ये है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ना कोचिंग देने के लिए एप्लीकेशन बनवानी है, तो सरकार बोले कि ना हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्क्रैच से एप्लीकेशन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ कोड मैं आपको बना बनाया दे देता हूं, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे आपको दे देता हूं सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कि सबको ना बेसिक स्क्रैच से काम नहीं करना पड़ेगा। बेसिक कोडिंग, बेसिक एप्लीकेशन सबको मिल जाएगी, ऊपर से डेकोरेशन हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना अलग अलग कर ले। वही है देखो इंडियन स्टैक कि ना सरकार फिनटेक कंपनीज को ये बोलती है कि कुछ बना बनाया काम मैं आपको दे देते हूं। जैसे आधार वालों का डेटा एक जगह है, उनका ऑथेंटिकेशन है, तो इससे ना आपका बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा समय आपका बच जाएगा। तो ये इंडिया स्टैक है जिससे काम आसान हो जाता है कंपनीज का। फिर यूपीआई रेवोल्यूशन के बारे में आप सबको पता है। डिजिटल रुपी आया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये डिजिटल रुपी है, कैश का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। ओएनडीसी है, ओएनडीसी मतलब छोटे छोटे दुकानदार जो अपना सामान ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, डिलीवर करवाना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ताकि वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कंपटीशन में पीछे ना रह जाएं। उसके बाद नेक्स्ट है ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क। अब जैसे देखो हम लोन लेने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े बैंक तो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री खंगाल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनको पता नहीं लगता कि सामने वाला जो लोन मांग रहा है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। तो ये जो ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क है ना, ये क्या करेगा, सभी लोगों की, हमारे देश में जितनी भी जनता है ना, सभी की क्रेडिट हिस्ट्री को एक जगह पे लेके जाएगा, और जो लोन लेने के इच्छुक हैं उनका भी डेटा होगा, ताकि ना छोटे छोटे प्लेयर्स भी इस नेटवर्क को एक्सेस करके जो भी उनके पास लोन मांगने जा रहे हैं ना, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री का पता लगा सकें। तो इससे छोटे छोटे प्लेयर्स भी, उनको भी लोन देना आसान हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ये तो अवेयर करने के लिए है, फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए देश की सभी जनता को। चैलेंजेस क्या क्या है, साइबर अटैक्स का खतरा है, रेगुलेटरी इश्यूज हैं। इतना बड़ा फिनटेक सेक्टर है, लेकिन रेगुलेट करने के लिए कोई एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन यानी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं है। इलीगल डिजिटल लैंडिंग की इलीगल तरीके से कई बार रैकेट चलते रहते हैं, फर्जी ढंग से फंसा लेते हैं। शुरुआत में 15,000 रुपये लोन ले लिया, लेकिन भारी भरकम ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसी घटनाएं आई, कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इलिटरेसी। अभी भी देखो डिजिटल एक्सपोजर कम है, देश के एक बड़े वर्ग को अवेयरनेस की कमी है,
उनको रिस्की लगता है डिजिटल ट्रांजैक्शन करना। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जैसे रूरल एरियाज में ना कनेक्टिविटी कई बार कम रहती है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करते वक्त कनेक्शन कट जाता है, पैसे कट गए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। अभी मैं अमृतसर गया था ना, तो यही हुआ, पैसे कट गए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। लगा कि बैंक पैसा वापस कर लेगा, लेकिन थोड़ी सी मेरी भी गलती, बाद में पता लगा कि 2 टिकट बुक हो गई, एक ही ट्रेन में 2 टिकट बुक हो गई, तो इससे थोड़ा नुकसान हो गया। तो ऐसे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारी फिनटेक फर्म्स हैं जो बैंक और एनबीएफसीज के साथ में पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कर रही हैं। इससे रेगुलेशन और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर डेटा प्राइवेसी के इश्यूज हैं। आरबीआई ने जरूरी कर दिया है सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में कि आप केवाईसी वेरिफिकेशन करवाइए हर एक कस्टमर की। तो ना ये महंगा भी पड़ता है, दूसरा सबका डेटा संभाल के रखना, उसमें प्राइवेसी के इश्यूज भी आ जाते हैं। अब इसके बाद वे फॉरवर्ड में देखिए, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मजबूत करो। मतलब साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पेमेंट की साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव करो, जैसे डबल ऑथेंटिकेशन, ओटीपी नेसेसरी, ताकि फ्रॉड ना हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करो, जैसे गांव में अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है, ऑफलाइन एक्सेस कर सकें फाइनेंशियल सर्विसेज को, ऐसा प्रोविजन करो। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम को और बढ़िया ढंग से आप प्रोवाइड करो जनता को। लास्ट में यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए फिनटेक कंपनीज के लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून होना चाहिए और सभी फिनटेक्स के लिए कॉम्प्लायंस प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि सभी फिनटेक्स जो हैं, जो रूल्स उनके लिए एप्लीकेबल हैं, उन रूल्स को फॉलो करें, रूल्स को वायलेट ना करें। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, ये वे फॉरवर्ड में बताई जाती हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए। ये क्वेश्चंस है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो फिनटेक इंडस्ट्री से संबंधित, और दूसरा क्वेश्चन फिर आपको अटेम्प्ट करना है हमारे देश में स्पोर्ट्स गवर्नेंस से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 250 वर्ड्स में, दोनों 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए डिस्कशन आपको कैसी लगी, और कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।